Very good morning, students. This is your SST teacher Abhilasha Puri. Today we are going to continue our chapter 4, our constitution, and now we are going to discuss about main features of the Indian constitution. मतलब हमारा जो constitution है उसके main features क्या हैं. Constitution is the way of life that the state has chosen for itself. The constitution made according to the need of the country and it has some special features. The main features of the Indian constitution are as follows. अब जो constitution है वो जो कंट्री की ज़रूरतें हैं उसको ध्यान में रखते हुए इसको उस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है. और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है इसके कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं. अब हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज़ रिटन एंड कंस्ट्रक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन. इसका मतलब है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है और कंस्ट्रक्टेड है. कंस्ट्रक्टेड मतलब बहुत ही सोच समझ कर इसको डिज़ाइन किया हुआ है. There are some countries which do not have a written constitution. England is one such country which has a conventional or evolved constitution. अब वर्ल्ड में कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जिनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जैसे इंग्लैंड का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. इंडिया हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बट हमारी जो कंट्री इंडिया हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. इट वॉज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाया गया है. इट इज़ अ रिटन एंड कंस्ट्रक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन. और ये रिटन और कंस्ट्रक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है. Detailed and comprehensive constitution. Our constitution is very comprehensive and vast as compared to the other constitution. हमारा जो constitution है बहुत ही detailed है और बहुत ही बड़ा constitution है if we compare it to the other countries' constitution. People of different caste, religions and speaking different languages resides here. इंडिया में अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के और डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं. दे हैव देयर ओन कल्चर. और सबका अपना अलग अलग कल्चर होता है. द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये एंश्योर करता है कि जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की फीलिंग है उसको प्रमोट करे या उसको बढ़ावा दे. Rigid and flexible. The Indian Constitution adopts the middle path. For practical purpose, the Indian Constitution is not very rigid. For the amendment on some subjects, only simple majority of the parliament is required, and for some subjects, the amendment is rigid because it needs the special majority of the members of the parliament. एग्जाम्पल 2/3 मेजॉरिटी ऑफ दी मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है. रिजिड मतलब कठोर और फ्लैक्सिबल मतलब लचीला. तो कठोर भी किसी किसी जगह पे बहुत कठोर है और कहीं कहीं लचीला भी है. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसने मिडिल पाथ मतलब बीच वाला रास्ता चूज़ किया है. प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कठोर या रिजिड नहीं है. जैसे कि कुछ अमेंडमेंट्स करने होते हैं. अमेंडमेंट्स मतलब कि चेंजेस. कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी कोई चीज़ लिखी हुई है लेकिन अब टाइम के साथ साथ ऐसा हो सकता है कि हमें उनको चेंज करने की ज़रूरत पड़े. तो उसमें क्या होता है कि सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत रहती है कुछ केसेस में. और कुछ केसेस में क्या होता है कि स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत रहती है. तो तब थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है. तो ये क्या है कि कहीं कहीं बहुत कठोर है और कहीं कहीं बहुत फ्लैक्सिबल है. Inclusion of fundamental rights and duties. The Indian Constitution has given some fundamental rights to the citizen. It is the duty of the Supreme Court to protect these rights. In the same way, the Constitution has mentioned some fundamental duties for the citizen. अब देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोनों ही इन्वॉल्व किए गए हैं. अब हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे. उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी हैं. द इनकॉर्पोरेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी. अब जिस तरीके से हमें फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ मिले हुए हैं उसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी मेंशन किए गए हैं. फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वेलफेयर स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इनकॉर्पोरेटेड एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी. द गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द स्टेट आर मेकिंग कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. अब हमारे कंट्री में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को अचीव करने के लिए
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को बनाया गया है। द गवर्नमेंट आर कमिटेड टुवर्ड्स द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द डिप्राइव्ड क्लासेस, एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस। और जो हमारी गवर्नमेंट है वो लगातार कोशिश करती है कि जो डिप्राइव्ड क्लासेस हैं या जिनको हम बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट, एससी, एसटी, ओबीसी जो है, तो उनको क्या है कि उनके डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किया जा सके। Federal features. Indian Constitution has adopted the federal feature. A federal system is one in which the powers of the government is distributed between the center and the state. अब जो हमारा इंडिया जो है वो बेसिकली फेडरल स्टेट है। फेडरल मतलब क्या होता है कि ये जो सिस्टम है या जो गवर्नमेंट है ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, और इन लोगों को मिलजुल के काम करना रहता है कि जिससे सिटीजन्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. India is a democratic state because in a democratic state the rights of the government are vested in the public. अब इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इसका मतलब ये होता है कि जो पावर है, सबसे ज़्यादा पावर जो है वो पब्लिक के पास है। अंडर सच अ सिस्टम द गवर्नमेंट इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। और ये ऐसा सिस्टम होता है कि गवर्नमेंट तो बनाई जाती है लेकिन गवर्नमेंट को लोग ही या पीपल या सिटीज़न जो हैं वो बनाते हैं, और ये जो गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए ही बनाई जाती है जिससे कि लोगों का वेलफेयर हो सके। पार्लियामेंट्री सिस्टम. इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम. अब हमारे इंडिया में पार्लियामेंट वाला सिस्टम है। आप लोगों ने लोकसभा, राज्यसभा ये सब का नाम सुना होगा, यही पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। संसद भी हम इसको कहते हैं। द एक्चुअल पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट रेस्ट इन द पार्लियामेंट. एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा पावर जो है वो पार्लियामेंट में ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि पार्लियामेंट में ही सारे बिल पास होते हैं, सारे रूल्स वगैरह वहीं से बन के निकलते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट इज़ आंसरेबल टू द पार्लियामेंट. अब जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब कि जो भी सेंट्रल में मिनिस्टर्स बैठे हैं, तो वो लोग अपना काम तो करते हैं लेकिन उनको पार्लियामेंट में हमेशा जवाब देना पड़ता है। उनसे जो भी सवाल पूछा जाता है कि आपने ये काम किया, आपने ये काम नहीं किया, आपने नहीं किया तो क्यों नहीं किया, तो उनको हर चीज़ के लिए पार्लियामेंट में आंसरेबल होना पड़ता है। सेक्युलर स्टेट. सेक्युलरिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म मतलब कि किसी को भी हमारे कंट्री में गवर्नमेंट के सामने किसी को भी उनके धर्म के आधार पर उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट की नज़रों में सारे के सारे रिलीजन वाले लोग बराबर इक्वली उनको ट्रीट किया जाएगा। Sovereign state. Sovereign state means that India is independent both internally and externally. Sovereign state मतलब ये होता है कि इंडिया जो है वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से ही इंडिपेंडेंट है। मतलब कि इंडिया के अंदर के जो भी डिसीजंस होते हैं वो भी हमारी गवर्नमेंट खुद ले सकती है, और जो इंडिया से बाहर के डिसीज़न है, जो इंडिया से रिलेटेड है, तो वो डिसीज़न भी हम लोग इंडिया खुद ही ले सकती है। हमें किसी फॉरेन कंट्री के अंडर में हम लोग नहीं कंट्रोल हैं। शी इज़ फ्री फ्रॉम एनी कंट्रोल बाय अ फॉरेन कंट्री. शी इज़ फ्री टू फॉर्मुलेट हर ओन पॉलिसी इन इंटरनेशनल अफेयर्स. और जो भी इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, फॉरेन के साथ हमारे जो भी रिलेशन है, तो उनके लिए पॉलिसी हम लोग खुद फॉर्मुलेट कर सकते हैं. इंडिया इज़ ऑल्सो अ रिपब्लिक बिसाइड्स बीइंग डेमोक्रेटिक कंट्री. अब इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ साथ में रिपब्लिक कंट्री भी है. इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी. द इंडियन जुडिशरी इज़ इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट. अब हमारे यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम जो है या न्याय व्यवस्था जो है वो भी बहुत अच्छी है और इम्पार्शियल है, मतलब कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाता है. इट इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीज़न. और इंडियन सिटीज़न के जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसको हमारी जुडिशरी प्रोटेक्ट करके रखती है. द राइट टू इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. अब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का जो राइट है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है.
द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर विद द वर्किंग ऑफ द जुडिशरी। और जो लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव से मतलब कि जो हमारे मिनिस्टर्स वगैरह हैं, ये लोग जुडिशरी का जो भी वर्क है या कोर्ट का जो भी वर्क है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो भी वर्क है, वहाँ पर ये लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। जो जुडिशरी सिस्टम जो है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट है और खुद के डिसीज़न वो खुद ले सकते हैं। नाउ अदर फीचर्स। अब ये सारे जो फीचर्स हमने स्टडी किए हैं, इसके अलावा और भी कौन से फीचर्स हैं। फर्स्ट, सस्पेंशन ऑफ राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ये पावर है कि अगर इमरजेंसी चल रही है, इमरजेंसी मतलब कि आपातकाल रहता है, कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इमरजेंसी लगा दी जाती है प्रेसिडेंट के साइड से, तो जब भी इमरजेंसी होती है तो ऑटोमेटिकली हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं उतने दिनों के लिए जब तक इमरजेंसी लगी हुई है। स्पेशल प्रोविज़न फॉर बैकवर्ड क्लासेस ST SC OBC। अब जो हमारे इंडिया में बैकवर्ड क्लासेस हैं, जिनको पुराने टाइम पे बहुत काफ़ी लंबे समय तक परेशान उनको किया गया था या उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, जैसे ST SC OBC, तो इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न्स बनाए गए हैं, इनको स्पेशल फैसिलिटीज़ दी गई हैं। थर्ड, सपोर्ट टू वर्ल्ड पीस। और उसके बाद में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड पीस को भी सपोर्ट करता है, मतलब कि विश्व शांति को भी वो सपोर्ट करता है। So children, we have completed our chapter 4, our constitution. In next class, we'll do the exercise of this lesson. I hope you have understood the lesson. Thank you so much.